नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की तरफ से है, जो कि भारत की तरफ से डेवलप किया गया पहला इंडिजिनस लाइट यूटिलिटी क्लास का हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर में अभी काफ़ी पोटेंशियल मौजूद है और इसे आगे चल के इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की लगभग सभी चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। इनिशियल एस्टिमेशन के मुताबिक कुल मिलाकर ऐसे 400 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर को खरीदने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें से पहले मास ऑर्डर के तौर पर अभी आर्मी की तरफ से 250 हेलीकॉप्टर को खरीदने की बात की गई है, जिसे अभी फिलहाल एग्जीक्यूट करने में 1 साल का वक्त लगने वाला है। इस बीच इन हेलीकॉप्टर की मास ऑर्डर करने से पहले इन हेलीकॉप्टर की डिलीवरी एक मेजर प्रॉब्लम बन रही है। इसी वजह से जो ऑर्डर दिया जाने वाला था वो अभी 12 से 24 महीने तक डिले होने वाले हैं। इंडियन आर्मी के मुताबिक उनकी तरफ से एचएएल को इन हेलीकॉप्टर में ऑटोमेटिक फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम चाहिए था, जो कि इनिशियल लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन की ऑर्डर में एचएएल की तरफ से इंटीग्रेट नहीं किया गया था। और अभी एचएएल की तरफ जब बाद में इन सिस्टम को इन 6 इनिशियल यूनिट में इंटीग्रेट करने के बाद इनको आर्मी को डिलीवर करने का फैसला किया गया, तो इन सिस्टम की इंटीग्रेशन के बाद इनकी एडिशनल ट्रायल करना भी काफ़ी ज़रूरी होने वाला था। जिस वजह से अभी उम्मीद किया जा रहा है कि पहले बैच में ऑर्डर किए गए सभी एलएसपी यूनिट की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को दिसंबर 2024 से जून 2025 के बीच डिलीवर किया जाएगा, जिनको आर्मी की तरफ से टेस्ट किया जाएगा और फिर मास ऑर्डर को प्लेस करने के बारे में विचार किया जाएगा। लेकिन ये डिले अभी आर्मी के लिए इतना सही नहीं होने वाला है, क्योंकि आर्मी की तरफ से अभी सेम कैटेगरी के अंदर जैसे चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि 50 से 60 साल पुराने हो चुके हैं, जिस वजह से अभी इनको ओवर टाइम में इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिनको हमको कब से एक लाइट यूटिलिटी क्लास के हेलीकॉप्टर से रिप्लेस कर देना चाहिए था। अगला अपडेट ब्रह्मोस मिसाइल को लेके है, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है और ब्रह्मोस की ताकत को मैच करने लायक अभी तक कोई भी मिसाइल नहीं बन पाया था, चाहे वो लैंड अटैक करने के लिए हो जाए या फिर एंटीशिप ऑपरेशन के लिए हो जाए। लेकिन अभी कई देश ब्रह्मोस की तरह सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल को डेवलप करने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो कि आने वाले वक्त में ब्रह्मोस की फायर पावर को चैलेंज करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले नॉर्वे और जर्मनी की तरफ से साथ मिलकर एक सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसका नाम 3SM टायरिंग होने वाला है। इसके बाद साउथ कोरिया की तरफ से भी अपनी खुद की एक एयर टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप करने की बात की गई है, जिसकी रेंज करीब 300 किलोमीटर तक होने वाली है और ये मैक्सिमम मार्क 2.5 की रफ्तार को हासिल कर सकेगा और इसकी पहली फ्लाइट को वो 2025 में करने की कोशिश करने वाले हैं। इसके बाद जापान की तरफ से भी ASM-3A नाम की एक सुपरसोनिक एंटीशिप क्रूज मिसाइल को डेवलप कर रहे हैं, जिसकी रेंज करीब 400 किलोमीटर तक होने वाला है और ये मिसाइल मार्क 3 की स्पीड को टच करने वाली है। फ्रांस की तरफ से भी अभी 2030 तक एक नई सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को डेवलप करने की बात कंफर्म किया गया है। तो देखा जाए तो आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर ब्रह्मोस के लिए कंपटीशन काफ़ी बढ़ने वाली है। हालांकि अभी भी जितने भी मिसाइल डेवलपमेंट में है या आगे चल के अलग अलग देश इनको डेवलप करने की कोशिश करने वाले हैं, वो ब्रह्मोस की एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस को मैच नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अभी तक ब्रह्मोस इस सेगमेंट में जो अकेला राज कर रहा था, वो आगे चल के साथ नहीं रहने वाला, क्योंकि इस सेगमेंट में अभी और कंटेंडर शामिल होने वाले हैं। अगला अपडेट तेजस की नेवल वेरिएंट को लेके है। अब तेजस की जो नेवल वेरिएंट था, इसे इंडियन नेवी की तरफ से अपनी सर्विस में शामिल करने से इनकार कर दिया गया था। अब ऐसा क्यों किया गया था, इसको लेके मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था, आप चाहे तो जाके उसको देख सकते हैं, जिसमें हमने डिटेल में तेजस नेवल वेरिएंट की डेवलपमेंट से लेके रिजेक्शन तक की स्टोरी को कवर किया था। अब जब नेवी की तरफ से तेजस की नेवल वेरिएंट को रिजेक्ट किया गया, तो उसके बाद आपको पता होगा कि एडीए की तरफ से ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर को नेवी के लिए डेवलप करने का प्रपोजल दिया गया था, जिसे नेवी की तरफ से एक्सेप्ट भी कर लिया गया था और ये एक 25 टन क्लास का एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट होने वाला था, जिसका डिज़ाइन तेजस की नेवल वेरिएंट से एकदम अलग होने वाली थी और अभी इसको 2030 तक तैयार करके इसकी टेस्ट फ्लाइट को भी कंप्लीट करने की प्लानिंग की जा रही है। लेकिन अभी कुछ टॉप डिफेंस फोरम में चर्चा किया जा रहा है कि जब इनिशियली तेजस की नेवल वेरिएंट को रिजेक्ट कर दिया गया था, तो उसके बाद ही एक तरफ एडीए की तरफ से ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर को नेवी के लिए ऑफर किया जा रहा था, तो दूसरी तरफ एचएएल की तरफ से
तेजस की नेवल वेरिएंट का एक ट्विन इंजन वेरिएंट को नेवी को ऑफर करने का प्लान किया जा रहा था, जो कि तेजस की मार्क 2 वेरिएंट को बेस करके जो नेवल वेरिएंट बनने वाला था उसको बेस करके होने वाली थी। हालांकि तेजस की नेवल वेरिएंट को रिजेक्ट करने के बाद कभी भी तेजस मार्क 2 को बेस करके इसके नेवल वेरिएंट को बनाने का जो सफर था वो आगे नहीं बढ़ पाया था। लेकिन फिर भी इनिशियली एचएएल की तरफ से एक ट्विन इंजन तेजस को नेवी के लिए ऑफर करने की बात की गई थी, जिसकी मेजॉरिटी एरोस्ट्रक्चर तेजस MK2 के साथ लगभग सिमिलर होने वाले थे, लेकिन इसमें 2 इंजन मौजूद होने वाले थे और इसमें भी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की तरह जनरल इलेक्ट्रिक की 4N4 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला था, जिसे बाद में इंडिजिनस इंजन से रिप्लेस करने का एम भी एचएएल की तरफ से रखा गया था और ये 26 टन क्लास का फाइटर होने वाला था। लेकिन नेवी की तरफ से एचएएल की इस ऑफर में इतना इंटरेस्ट दिखाया नहीं गया था और एडी की तरफ से प्रपोज किए गए ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर की मॉडल को नेवी की फ्यूचर फाइटर जेट के तौर पर सिलेक्ट करने का फैसला किया गया था। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।